नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी इनसाइट संतोष गावंदे में। तो आज हम पॉलिटी की पीवाईक्यू को एनालिसिस करने वाले हैं। पॉलिटी के तो हम हर दिन पीवाईक्यू एनालिसिस कर ही रहे। तो हम मतलब न्यायपालिका के टॉपिक को इस एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम न्यायपालिका व न्यायिक प्रणाली के संबंधित जितनी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो 2025 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2024 में इसका क्वेश्चन देखे गए थे। तो चलिए 2024 से ही क्वेश्चन की शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निषेध रीट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। जी बिल्कुल सही आदेश है, लेकिन यह आदेश मतलब हमें पूछा जा रहा है कि मतलब किसके खिलाफ जारी किया जाता है। तो देखिए, किसी सरकारी अधिकारी या कोई विशेष कार्रवाई करने से रोकने के लिए जी नहीं, इसके लिए तो नहीं जारी किया जाता है। संसद या विधानसभा को निषेध पर कानून पारित करने के लिए जी नहीं। निचली अदालत द्वारा किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने पर रोक लगाना, जी बिल्कुल सही, इसके खिलाफ जारी किया जाता है। निषेध, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर निषेध जो रीट होती है इसके बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि निषेध रीट एक्चुअल में होती क्या है। तो निषेध रीट यह होती है, किसी लोअर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कोई मामला आता नहीं है या फिर उसे सुनने का उसका हक नहीं है, अधिकार नहीं है, फिर भी वह लोअर कोर्ट उस मामले को सुनता है। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निषेध अधिकार वाली रीट उस संबंधित लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी कर सकती है। तो वही कि अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला लोअर कोर्ट अगर सुनता है तो ये उसके खिलाफ रीट जारी करती है, उसके खिलाफ ये रीट जारी होती है। ठीक है। तो दूसरी बात यहां पर आती है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है। ऐसे मतलब और ऐसे 5 रीट जारी कर सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया, परमादेश हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं वही कोई ऐसे कुछ एक भूल रहा हूँ मैं, उसको हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह निचली अदालत द्वारा, इसका सी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एचएन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। जी बिल्कुल सही। भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। जी ऐसा कोई मतलब, ठीक है, देख लेते एक बार। बिल्कुल सही अधिकार देता है संविधान तो उनको। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। देखिए, संविधान एक मूल विधि है और वह किसी को भी परिभाषित नहीं करता है। अगर हमारे ऑप्शन यहाँ पर कट गए, बस हमें देखना है चौथा सही है राइट है। फिर अगर हमें चौथा पता चलता है तो हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा। भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है। जी बिल्कुल सही। 1 और 4 मतलब यह 1, 2, 3 है हमारे, तीनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही है। ठीक है। देखिए, अवमानना की स्थिति में केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना ही न मानना या फिर उनके कार्यवाही में बाधा डालना, यह अवमानना नहीं होती है। ये अवमानित होती है, लेकिन अगर किसी आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके खिलाफ उनके कार्यवाही में बाधा डालते, उनके आदेशों को मानते नहीं है, जजों का अपमान करते हैं, तो उस खिलाफ मतलब उनके अवमानना मतलब न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ऐसे माना जाता है। इसी कारण मतलब अगर आप लोअर कोर्ट की भी करते तब भी आपके खिलाफ क्या बोलते हैं, न्यायालय अवमानना का आरोप लग सकता है। भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमादेश किसी निजी संगठन के खिलाफ तब तक जारी नहीं हो सकती जब तक उसे कोई विशेष करते हुए नहीं सौंपा जाता है। विशेष सार्वजनिक करते हुए सौंपा नहीं जाता है। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर बात सही है। परमादेश किसी कंपनी के खिलाफ नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो।
जी नहीं, अगर वह सरकारी कंपनी है तो परमादेश क्या होता है, भाई साहब तुम्हारा काम है, तुम ये काम करो। इसी का तो मतलब कहते सरल शब्दों में अर्थ ये होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, मतलब सरकार की है, और उसकी क्या रेट नहीं जारी होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। ये गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। लेकिन तीसरे ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। कोई भी सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति क्यों वारंटो की रीट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने के लिए याचिकाकर्ता हो सकता है। जी बिल्कुल सही, ये बात यहाँ पर सही है। देखिए, रीट मांगने के लिए पीड़ित ही हो या फिर प्रत्यक्षदर्शी हो, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति रीट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अगर वो मामला मतलब सार्वजनिक लोकहित का हो तब। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक शब्द है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का अर्थ क्या होता है? किसी पद पर बैठा व्यक्ति अगर उसका काम नहीं कर रहा है तो उसको उस पद पर बैठे व्यक्ति का काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परमादेशवारी रीट जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट वकीलों, पेटेंट वकीलों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है। जी ऐसा नहीं है, सभी को अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, इनको बाहर नहीं रखा गया है। बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा, लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर दूसरा जो कथन है वो हमारा सही हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने, कार्य करने के लिए वापस बुला सकते हैं। जी बिल्कुल सही, यह कथन यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा कथन यहाँ पर, भारत में एक उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने का अधिकार है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। जी नहीं, ये जो अधिकार है केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। इसी कारण कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। हमारा आंसर सही होगा एक और दो, पर एक, केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जी ऐसा नहीं है, ये कितने यहाँ पर गलत हो सकता है। अगर लोकसभा में 100 प्रस्तावक, राज्यसभा में 50 प्रस्तावक के आधार पर ही न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्ताव को, मतलब देखो संविधान में महाभियोग ऐसे शब्दों का कोई उल्लेख नहीं, लेकिन अब वहां पर एक कहा गया है कि राष्ट्रपति के समान ही उनको हटाया जाएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग चला जाता है। इसी कारण हमारे बोलचाल की भाषा में हम जो क्या अन्य संवैधानिक पद है उनके ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर जो वापस लौटाते, लोकसभा में 100 प्रस्तावक, राज्यसभा में 50 प्रस्तावक, अगर नहीं हो तो फिर नहीं हो तो फिर जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का, वो प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा कथन यहाँ पर ही गलत हो जाता है। भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिभाषित व विवरण देता है। जी नहीं, मैंने पहले भी कहा कि संविधान एक मूल विधि है, वह किसी भी शब्दों को, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी टर्म की वो व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में किया गया है। जी बिल्कुल सही, ये कथन, तीसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। यदि किसी न्यायालय के महाभियोग का प्रस्ताव मतदान के लिए लिया जाता है तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होना चाहिए। उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं समर्थित होना चाहिए। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर बात सही, हमारे 3 और 4 कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, मतलब कौन से प्रावधान को कार्य करने से रोक सकते हैं। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मतलब आप अपील कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों
संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग में बाध्य नहीं है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर ये बात सही है। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह के बिना वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते। देखिए, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उनको जो जितने भी कार्य होते वह सारे कार्य मंत्रिपरिषद सलाह पर ही करने होते हैं। यहाँ पर एक कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। भारत की विधानसभाएं संघ विधानमंडल की सहमति के बिना कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकती। जी ऐसा नहीं देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो होता है। राज्य सूची, समूह सूची और केंद्र सूची बनी हुई है, अपने अपनी सूची पर कानून बना सकते हैं। यहाँ पर यह भी कथन गलत हो जाता है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी न्यायालय को किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। जी बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं, हाई कोर्ट को तो यह सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार दिया गया है ना, इससे करने पर कथन गलत हो जाता है। भारत के संविधान में संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है। जी ये भी यहाँ पर कथन गलत हो जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर डी होगा, बुलाया जा सकता है मतलब। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, न कि आपराधिक मामलों की। जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है। आपराधिक मामला और सिविल मामला दोनों की वो सुनवाई कर सकता है। दूसरा कथन यहाँ पर है, अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ समाधानकर्ता के रूप में अनुमति देता है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर दूसरा कथन हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? जी यहाँ पर मतलब देखो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सचिवालय यह संविधान के अधीन रहते हुए काम करते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर मूल ढांचे के माध्यम से, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संविधान की रक्षा करता है। देखिए, एक्चुअल में तो शपथ में तो राष्ट्रपति कहते हैं कि संविधान की रक्षा वगैरह करूंगा, लेकिन अब यूपीसी ने 2015 में माना है कि इसका सही आंसर सुप्रीम कोर्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट होगा। यूपीसी के खिलाफ कौन जा सकता है ना, यही दिक्कत है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखिए, यह मूल क्षेत्राधिकार में आती है। आगे देखा कि आप 2010 के बाद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, मतलब उस टाइम आया था, अब दोबारा रिपीट हो चुका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किस में निहित है? देखिए, यह भी शक्ति संसद द्वारा ही निर्धारित की जाती है। क्या कहते हैं, मतलब समय समय पर संख्या बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए? सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता के लिए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। जी बिल्कुल सही, करना होता है। हालांकि संविधान में ऐसी बात नहीं की गई है, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब ऐसे कुछ मामले आए थे, इसी कारण कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई और फिर उसके बाद ये कहा गया है कि आप राष्ट्रपति को कॉलेजियम प्रणाली से परामर्श करना पड़ेगा। उन्हीं के नाम, वो जो नाम देंगे उसी के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है, जिस पर विधायिका को मतदान करने का हक नहीं है। जी बिल्कुल सही, केवल वित्तीय आपातकाल में ही उनके वेतन को कटौती कर सकती है, वो भी राष्ट्रपति को सही लगे तब। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही करती है। जी सीजीआई ही करता है अपने विवेक से, ये शक्तियां यहाँ पर अपने विवेक से वो क्या कहते हैं, मतलब नियुक्तियां करता है। क्या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल है? देखिए, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। जी बिल्कुल सही, ये आते हैं। संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव से संबंधित विवाद। देखिए, ये पहले तो मतलब चुनाव के पास जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे।
ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद देखो, केंद्र सरकार मतलब किसके अंडर अंडर काम करता है, मतलब वो तो भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, तो मतलब उनके उनके बीच विवाद होने की स्थिति आती है। लेकिन मतलब दिल्ली, जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, लेकिन फिर वो मतलब पहले तो वहाँ के हाईकोर्ट में सुनाया जा रहा है। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, जी बिल्कुल सही, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आता है। 1 और 4 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसका, मैं थोड़ा सा इसका आंसर देने में, थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा मतलब आगे पीछे कर रहा था। देखिए जो नियुक्तियां है वो तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर सरकार शब्द इसी कारण हमारा चौथा कथन गलत हो जाता है, हमारा चौथा गया गया गया, हमारा 1 और 3 हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए लास्ट पेज में मतलब हम पहुंच गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो क्या कहते हैं, वो किस किस स्थिति में, अपने पहल पर बड़े सार्वजनिक हित के मामले पर, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगते हैं तो भी तभी वो देते हैं। वह क्या कि यदि वो सलाह चाहते हैं, जी बिल्कुल सही, उनके द्वारा मांगी जाती है तभी दी जाती है। केवल तभी जब मामला नागरिक और मौलिक अधिकारों से संबंधित हो, जी नहीं, जहां पर बीते का प्रश्न अंतरित हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है, और राष्ट्रपति ने अगर सलाह मांगी तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ही बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है। इसी कारण हमारे यहाँ पर आंसर जो होगा वह केवल 2 होगा। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही हुआ हमें बताना है। लोक अदालत के पास मुकदमे पूर्व चरण के मामले को निपटने का अधिकार क्षेत्र में है। लोक अदालत के पास मुकदमे पूर्व चरण में मामलों को निपटने का अधिकार क्षेत्र है, न कि किसी अदालत के समक्ष लंबित मामलों को। जी नहीं, अगर अदालत में मुकदमा चल रहा है तो उनको लोक अदालत में भी लेकर जाया जा सकता है। लोक अदालत उन मामलों से निपट सकती है जो सिविल है और आपराधिक प्रकृति में। जी नहीं, यहाँ पर दोनों तरीके के मामले वो ले सकती है, बहुत दोनों भी। हमने अभी मतलब इस चर्चा की थी। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। जी यहाँ पर एक मतलब क्या कहते हैं, सामाजिक रूप से समर्थ क्या कहते, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर शामिल होते हैं, इसी कारण यहाँ पर आंसर गलत हो जाता है। ऊपर दिए गए में से कोई भी कथन सही नहीं, जी हमारे यहाँ पर सही आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। जी नहीं, ये नियुक्ति जो है वो खुद राज्यपाल करता है, यहाँ पर एक कथन गलत हो जाता है। राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, उच्च न्यायालयों के पास राज्य स्तर पर मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार है। जी नहीं, वो मतलब राज्यपाल को है, ठीक है। वो केवल क्या कहते हैं, मूल क्षेत्राधिकार जो है वह सभी हाईकोर्ट को प्राप्त नहीं है। जो तटीय हाईकोर्ट है, तटीय हाईकोर्ट इनको प्राप्त है, और अपीलीय क्षेत्राधिकार वो लोअर कोर्ट से प्राप्त है सभी को। लोअर कोर्ट से अपील यहाँ पर किया सकते हाईकोर्ट में। तो मतलब ये मूल तो सभी को प्राप्त नहीं, इसी कारण हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, एक मतलब केवल नहीं 1 और नहीं 2, ठीक है। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल कोर्ट का निर्णय माना जाता है और इसके खिलाफ कोई भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल सही, पक्षकारों के ऊपर यह मामला जो होता है बाध्यकारी होता है। वैवाहिक और पारिवारिक विवाद लोक अदालत के अंतर्गत नहीं आते, जी ऐसा भी नहीं है, वो इस मामले में अंतर्गत आते हैं। इसी कारण हमारा जो आंसर होगा वो केवल 1 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत की मुख्य न्यायाधीश थे। जी बिल्कुल सही, कृष्णमूर्ति VR अय्यर को भारतीय न्याय प्रणाली की जनहित याचिका मतलब PIL के प्रणेता के रूप में माना जाता है। जी नहीं, ये यहाँ पर गलत है। जो PN भागवती थे, PN भागवती, ये इसके प्रणेता थे, ठीक है। इसी कारण हमारा आंसर जो होगा वो केवल 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में किसी उच्च न्यायालय का 1 से अधिक राज्यों मतलब यूटीज को छोड़कर आधे क्षेत्राधिकार है। तो ऐसे टोटल 3 न्यायालय है। बॉम्बे हाई कोर्ट,
बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या है, अंडमान निकोबार और बांग्लादेश, सॉरी बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। उसके बाद चेन्नई, सॉरी चेन्नई नहीं, असम, असम का कौन सा है, गुवाहाटी, ये इनको दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान ही है। जी बिल्कुल सही। कार्यालय से सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का एक स्थायी न्यायाधीश भारत में किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष दलील या कार्य नहीं कर सकता है। जी ऐसा नहीं है। अगर कार्य का बोझ बढ़ जाता है तो उसको वापस दोबारा हाईकोर्ट में एक बुला जाता है। इसी कारण हमारा आंसर जो होगा वो केवल एक सही यहाँ पर होगा। अभिकथन यहाँ पर एक, भारत में प्रत्येक राज्य के क्षेत्र में एक हाईकोर्ट है। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए हाईकोर्ट बनाए गए, जैसे हमने अभी देखा 3 ऐसे हाईकोर्ट है जिनका मतलब अपना ज़्यादा विस्तार है 2 से अधिक राज्यों में। उसके बाद भारत का संविधान प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट का प्रावधान करता है। जी बिल्कुल सही करता है, लेकिन हमारा पहला कथन असत्य, इसी कारण हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जिसने हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है वह सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष दलील या कार्य नहीं कर सकता है। जी ऐसा नहीं, वो कार्य कर सकता है क्योंकि वापस उसे दोबारा बुला जा सकता है। एक व्यक्ति भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है जब तक कि उसने कम से कम 5 साल तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक कार्यालय नहीं संभाला हो। जी ऐसा नहीं है। 10 साल तक वो अधिवक्ता रहना चाहिए केवल, मतलब वहाँ पर क्या बोलते, कितना बोल रहा है वो, 5 साल तक न्यायिक क्षेत्र का, ऐसा नहीं। उसने मतलब कम से कम 10 साल का भी अगर वो उसने वकील का काम किया तो उसको मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति को अगर कोई विधि व्यक्ता अच्छा लगता है तब भी मतलब वो हाई कोर्ट का उसको जज बना सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नहीं एक और नहीं दो सही। न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका की पेश की गई तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वही हमने अभी भी इस क्वेश्चन को देखा, तो वो पीएन भगवती थे। संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित है। जी ऐसा नहीं है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कम कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। प्रशासनिक व्यय भारत के संसदीय निधि पर डाला जाता है। जी देखिए, हाईकोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट का तो सही है, वो को भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हाईकोर्ट का है ना, हाईकोर्ट के जो राज्य की संचित निधि होगी वहां से दिया जाता है। इसी कारण ये कथन भी यहाँ पर गलत होता है, आधा से आधा गलत। इसी कारण हमारा आंसर जो होगा डी होगा। उसके बाद देखो, भारत में 25 हाईकोर्ट है, जी नहीं 24 है। पंजाब हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ का एक साझा उच्च न्यायालय है, जी बिल्कुल सही। एनसीआर दिल्ली का एक अपना हाईकोर्ट है, जी बिल्कुल सही। 2 और 3 कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोबाइल सेक्युलर कंपनियों का साथ विवाद, मोटार दुर्घटना के मामले, पेंशन के मामले, उपरोक्त में से किसे लोक अदालत में लेकर जा सकता है। जी बिल्कुल, ये तीनों को लिया जा सकता है, मतलब लेकर जाया जा सकता है। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिले की सर्वोच्च आपराधिक अदालत जिला और सत्र न्यायाधीशों की अदालत है, जी बिल्कुल सही। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श के बाद से की जाती है, बिल्कुल सही। जो स्टेट पीसेस होता है वह परीक्षा आवंटित करता है, फिर उसके बाद वह राज्यपाल हाईकोर्ट को रिपोर्ट देता है, फिर वो हाईकोर्ट राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को 7 साल या उससे अधिक समय तक वकील होने चाहिए या संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में अधिकारी होना चाहिए, बिल्कुल सही। जब सत्र न्यायाधीश मौत की सजा सुनाता है तो उसे लागू करने से पहले हाईकोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर चारों कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है। देखिए, संसद के पास शक्ति, हम इसको पढ़ते आते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से किस हाईकोर्ट का अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार है? देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट का है, हमने अभी भी चर्चा किया था, जो मतलब किस मतलब कौन इसका वही हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निम्नलिखित में से दिए जाते हैं। तो देखिए भारत की समेकित राज्य सॉरी हाईकोर्ट क्या हाईकोर्ट की समेकित दिए जाते हैं, सॉरी थोड़ा मतलब मिस चंद्रशेखर मैंने एक क्वेश्चन में कहा था कि संचित निधि से दिए जाते हैं, तो नहीं वहां पर आप क्या कहते हैं, देखो मैंने यही पर कहा था, वह संचित निधि से नहीं समेकित निधि से दिए जाते हैं, समेकित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर बैक वापस आ जाते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय जी नहीं 24 है। ठीक है, उनमें से 3 का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र जी बिल्कुल सही। किसी भी यूटीज का अपना उच्च न्यायालय नहीं जी बिल्कुल सही, सॉरी बिल्कुल गलत। चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, ठीक है दिल्ली का है, चंडीगढ़ का है, दिल्ली चंडीगढ़ का तो मतलब वो 2 राज्यों को मिलकर है, इसी कारण यहाँ पर चंडीगढ़ का कहना गलत हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु 62 वर्ष आयु तक पद पर धारण रह सकती है जी बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पर 2 और 4 कथन सही होगा, 2 और 4 हमारे यहाँ पर दिख रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देता है जी बिल्कुल सही देता है, लेकिन कब देता है? केवल तभी जब वो सलाह मांगे तभी, क्योंकि अपने मन से कोई काम नहीं करता है हाईकोर्ट, सॉरी करते हैं भाई साहब करते, लेकिन जब मतलब हाई सॉरी जो राष्ट्रपति सलाह मांगे तभी वो सलाह देते हैं। जनहित याचिका क्या उदाहरण कहाँ से उसका उत्पत्ति हुई? तो ये उत्पत्ति जो है वो अमेरिका से हुई है। न्यायालय के आदेशों को जानबूझकर अवज्ञा या गैर अनुपालन और न्यायिक व्यवहार के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग न्यायालय की अवमानना के बराबर है जी बिल्कुल सही। न्यायालय की अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के लिए दंडात्मक शक्तियों से लैस किए बिना न्यायिक संहिता का अभ्यास नहीं किया सकता है। देखिए दोनों कथन सही, लेकिन ये कथन इसकी व्याख्या नहीं करते, इसी कारण हमारा जो आंसर होगा वो बी सही होगा। केंद्रीय और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए क्वेश्चन मैंने कहा था कि रिपीट हो चुका है, तो वही 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था, मूल क्षेत्राधिकार है। जब किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है तो वह निम्नलिखित में से किसके अधीन होता है? तो देखिए मतलब वही वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक विशेष नियंत्रण के अधीन होता है। ठीक है, उसको वापस बुला भी जा सकता है हाईकोर्ट में, इसी कारण। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द निम्नलिखित में शामिल नहीं होंगे। किस में वो शामिल नहीं होंगे? तो न्यायाधिकरण न्यायाधीश में ये शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए पीवाईक्यू एनालिसिस मतलब ये टॉपिक का पीवाईक्यू हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। तो